तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 हमने करना है। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, तो पार्ट 2 करने से पहले आपने एक बार पार्ट 1 की वीडियो ज़रूर देखनी है। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इस वीडियो में जो टॉपिक हम बात करेंगे वो रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। रिएक्शंस के क्या क्या टाइप्स हैं, कितने टाइप्स की रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन की हम बात करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है जी। अब आप सब ने क्लास में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं। देखो, नाम से क्लियर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो चीज़ें आपस में कंबाइन होकर कुछ नया बनाए, कॉम्बिनेशन मतलब कुछ कंबाइन हो रखो, तो कैसे लिखते हैं हम, कैसे लिखते हैं इसको, जब दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस, यानी कि व्हेन टू और मोर सिंपल सब्सटेंस, टू और मोर सिंपल सब्सटेंस, ठीक है जी, दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस आपस में क्या करें, कंबाइन करें। ठीक है जी, दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस आपस में कंबाइन करें और एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस की फॉर्मेशन करें, कम्प्लेक्स सब्सटेंस की फॉर्मेशन करें। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। किसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन? जब दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस को आपस में कंबाइन कराओगे और एक सिंगल सब्सटेंस बनेगा। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, ये दो सिंपल सब्सटेंस है। मान लो तीन ले लेते हैं, तीन सिंपल सब्सटेंस है, ए प्लस बी प्लस सी। ये सब आपस में कंबाइन करेंगे। ठीक है जी। ये क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और एक हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा डी। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सिंपल सब्सटेंसेस को आपस में कंबाइन कराया और सिंपल सब्सटेंसेस को, ये सिंपल सब्सटेंसेस थे, सिंपल सब्सटेंस, ठीक है जी, इनको कंबाइन कराया और एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई, कम्प्लेक्स सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए एग्जांपल्स के करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। जनरल से इसके एग्जांपल्स रहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जैसे आप लेते हो C+O2, ठीक है जी, गिव राइज टू CO2। ठीक है, यहाँ अपने आप नोटिस करोगे, देखो कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में कंबाइन कराया और क्या बन गया, मिलके दोनों को CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है जी। तो ये सिंपल सब्सटेंस है, सिंपल सब्सटेंस है, और जब सिंपल सब्सटेंस आपस में जुड़ेंगे तो एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है जी, हाइड्रोजन गैस ली, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस, और जब इन दोनों को रिएक्ट कराया तो ये बन गया वाटर। ठीक है जी, वाटर बन गया। तो ये सिंपल सब्सटेंस है, सिंपल सब्सटेंस है, और क्या बन गया हमारे पास, वाटर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ऐसे ही हम क्या लें, Mg मतलब मैग्नीशियम प्लस O2, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने को हम कंबशन भी बोल देते हैं बेटा, इनको हम आगे डीपली थोड़ा सा और पढ़ेंगे, बस अभी हम कॉम्बिनेशन पे फोकस कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में जब कंबाइन कराया तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। फॉर्मूले बनाने आपको सिखा रखे हैं पहले ही। ठीक है जी, तो एक बार फॉर्मूले वाली वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, तभी ये लेक्चर्स अगले वाले समझ आएंगे। ठीक है जी, क्योंकि मेन तो रोल फॉर्मूला का ही है इसमें। तो फॉर्मूला कैसे फॉर्मेशन करनी है, फर्स्ट पार्ट में वही सिखाया गया, फॉर्मूला मेकिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शंस होगी, ये इस किस टाइप की रिएक्शंस होगी, कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सब्सटेंस को आपस में कंबाइन करा रहे हैं, मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन, ये सिंपल सब्सटेंस लिया हमने, और दोनों को जब कंबाइन कराया तो एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस बन गया, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई है। तो नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट किस टाइप की रिएक्शन है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन सेकेंड रिएक्शन रहेगी हमारी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन। नाम से क्लियर हो रहा है, देखो कॉम्बिनेशन में नाम से क्लियर था, कॉम्बिनेशन में बिल्कुल नाम से क्लियर था कि दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, और किसकी फॉर्मेशन करेंगे, कम्प्लेक्स की। डीकम्पोजिशन नाम से क्लियर हो रहा है, कुछ डीकम्पोज होगा। कौन डीकम्पोज होगा, अब यहाँ ध्यान दो, देखो कम्प्लेक्स सब्सटेंस, इसमें क्या होगा, कोई कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कम्प्लेक्स सब्सटेंस, उसको क्या करेंगे हम, उसकी डीकम्पोजिशन होगी, वो डीकम्पोज करेगा, टूटेगा किसके अंदर, सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर।
ठीक है जी। तो बिल्कुल सिंपल सा आप नोट कर पा रहे हो। तो डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, कोई कम्प्लेक्स सब्सटेंस, ठीक है जी, कोई कम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या कर रहा है भाई, डिकम्पोज कर रहा है। डिकम्पोज कर रहा है किसके अंदर, डिकम्पोज कर रहा है सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, छोटे छोटे सब्सटेंसेस के अंदर, ठीक है। उल्टा ले लेते हैं, मान लो कोई सब्सटेंस है डी, और डी को डिकम्पोज हो गया, ठीक है जी, डी क्या हो गया बेटा, डिकम्पोज हो गया किसके अंदर, ए के अंदर, बी के अंदर और सी के अंदर, छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में टूट गया, ठीक है। ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस था, ये क्या था, कम्प्लेक्स सब्सटेंस, और ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो गया किसके अंदर, ये ब्रेक डाउन हो गया सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, ठीक है जी। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। अब बिल्कुल आपने एक चीज़ नोटिस कर ली होगी कि डीकम्पोजिशन और कम्बिनेशन बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है। कम्बिनेशन में क्या थे, कम्बिनेशन में सिंपल सब्सटेंस, जैसे ए बी सी, ये सिंपल सब्सटेंस थे, ठीक है जी, सिंपल, ये क्या थे, सिंपल सब्सटेंस थे, सिंपल सब्सटेंस, और वो कंबाइन हो रहे थे आपस में, कंबाइन होके क्या बना रहे थे, एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर रहे थे, एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे थे, कम्प्लेक्स, जिसको हम बोल रहे थे कि कम्प्लेक्स सब्सटेंस बन गया। तो सिंपल से कम्प्लेक्स सब्सटेंस बन रहा था। और डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, आपके पास कोई कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, वो डिकम्पोज हो रहा है किसके अंदर, सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, ठीक है जी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आप कोई भी सब्सटेंस अगर टूटेगा वो अपने आप तो टूटने से रहा, ठीक है जी। ये पेन है, मैं इस पेन को क्या कहूँ कि पेन टूट जाएगा अपने आप से, मेरे को कोई एनर्जी देनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए, ठीक है जी, किसी भी तरीके से एनर्जी देनी पड़ेगी मेरे को। तो जब भी किसी चीज़ को ब्रेक डाउन किया जाता है तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम इस डिकम्पोज को करने के लिए, ये डिकम्पोज करने के लिए 3 तरह से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। डिकम्पोज करने के लिए 3 तरह से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, 3 तरह की एनर्जी। कौन कौन सी, अगर हम हीट एनर्जी का यूज़ करें, मतलब डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोज करें हम, डिकम्पोज विद हेल्प ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है जी। अगर आप हीट की हेल्प से किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज कर रहे हो तो ऐसी डिकम्पोजिशन को बोला जाएगा बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है जी। अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट की हेल्प से तोड़ोगे तो वो किस टाइप की डिकम्पोजिशन होगी, वो होगी थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है जी। अगर आप डिकम्पोज करोगे किसी सब्सटेंस को, किसी कम्प्लेक्स सब्सटेंस को डिकम्पोज करोगे, तोड़ोगे, ठीक है जी, विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। हीट तो हमने कर लिया ना, हीट के केस में तो क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। और जब आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोज करोगे किसी सब्सटेंस को, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोज करोगे तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म डॉट डाल देता हूँ, डिकम्पोजिशन समझ जाना है, ठीक है। क्या बोला जाएगा बेटा, उसको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोला जाएगा, ठीक है जी। और अगर हम किसी सब्सटेंस को सनलाइट की हेल्प से ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब डिकम्पोज करते हैं किसी कम्प्लेक्स सब्सटेंस को, डिकम्पोज विद हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है जी। सनलाइट की हेल्प से अगर किसी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन किया जाएगा बेटा तो उसको बोला जाएगा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है जी, या फोटो डिकम्पोजिशन बोल देंगे हम उसको, ठीक है जी, फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है जी। तो ये 3 तरह की डिकम्पोजिशन बेटा हमने बात कर ली। 3 तरह की कौन सी, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, किसी कम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ हीट, तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1 मिनट, ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस को मैं CS लिख देता हूँ, आपने समझ जाना है ये क्या लिख रहा हूँ मैं, CS मतलब कम्प्लेक्स सब्सटेंस को डिकम्पोज करेंगे हम, ठीक है जी, किसके अंदर, सिंपल सब्सटेंस, SS मतलब सिंपल सब्सटेंस, किसकी हेल्प से, हीट की हेल्प से। तो ये किस टाइप की डिकम्पोजिशन होगी, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होगी। किस टाइप की होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन होगी। और अगर हम कम्प्लेक्स सब्सटेंस को डिकम्पोज करेंगे किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से,
इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, ठीक है जी। तो ये किस सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, तो ये किस टाइप की डिकम्पोजिशन होगी, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होगी। और अगर हम कम्प्लेक्स सब्सटेंस को डिकम्पोज करेंगे, ठीक है जी, डिकम्पोज करेंगे सिंपल सब्सटेंस के अंदर, किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, ठीक है जी। तो ये किस टाइप की डिकम्पोजिशन होगी, आपकी फोटो डिकम्पोजिशन होगी। क्लियर होगी, तो 3 पॉइंट्स आपको क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आप स्टेप वाइज थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हम एक एक को इनको डीपली पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स। तो फर्स्ट आ जाता है हमारे पास बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है जी, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो अभी हमने बात करी थी कि डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन होना, किसका ब्रेक डाउन होना, कम्प्लेक्स सब्सटेंस का, कम्प्लेक्स सब्सटेंस का किसके अंदर ब्रेक डाउन होना, डिकम्पोज होना। डिकम्पोज का मतलब टूटना, किसके अंदर डिकम्पोज होना भाई, सिंपल सब्सटेंस के अंदर डिकम्पोज होना, सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, ठीक है जी। और किसकी हेल्प से, थर्मल है तो किसकी हेल्प से डिकम्पोज करें हम, हीट की हेल्प से डिकम्पोज करें। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या रहेगा, किसी भी कम्प्लेक्स सब्सटेंस को डिकम्पोज किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ हीट इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, ठीक है जी। तो अब एग्जांपल समझते हैं। देखो जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जांपल से बनते हैं हमेशा, बोर्ड के अंदर सीबीएसई बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड है, जो क्वेश्चन आएंगे वो एग्जांपल से आएंगे। और हर एक रिएक्शन को आपने बड़े ध्यान से समझना है, थर्मल डिकम्पोजिशन की खासकर। तो एक एग्जांपल लेते हैं FeSO4, FeSO4 एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है जी। FeSO4 होता है बेटा एक्वस सॉल्यूशन का मतलब समझो पहले। तो FeSO4 एक्वस अगर ब्रैकेट में लिखा है तो FeSO4 को वाटर के अंदर डिजोल्व कर रखा है, ठीक है जी। अगर मैं S लिखता तो ये सॉलिड था, L लिखता तो लिक्विड, G लिखता तो गैस, A लिखा है तो एक्वस, एक्वस मीन्स वाटर के अंदर डिजोल्व कर रखा है। तो ये है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन मतलब फेरस सल्फेट को वाटर के अंदर डिजोल्व करके अब हम इसको देंगे हीट, ठीक है जी, हीट। जब भी हम किसी सोल्ट को, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी सोल्ट को, ये एक साइड में लिख देता हूँ, जब भी किसी सोल्ट को हीट करेंगे, जब भी किसी सोल्ट को हीट करेंगे उस सोल्ट का ऑक्साइड बन जाता है, उस सोल्ट का क्या बन जाता है, ऑक्साइड। जैसे फेरस सल्फेट को हीट करेंगे फेरिक ऑक्साइड, ठीक है जी। आप ऐसे लगा लो, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट को हीट करोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेड नाइट्रेट को हीट करोगे लेड ऑक्साइड। तो किसी भी सोल्ट को बेटा अगर आप हीट करते हो ना तो हमेशा उसका क्या बनता है, ऑक्साइड बन जाता है। तो फेरस सल्फेट को हीट करोगे क्या बन जाएगा, नाम लिखना है पहले आपने, फॉर्मूला लिखना। फेरस सल्फेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा बेटा, फेरिक, एक मिनट स्पेलिंग ठीक ले देता हूँ। तो क्या बनेगा, फेरस सल्फेट को हीट करने से फेरिक ऑक्साइड, ठीक है जी, फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड का जब आप फॉर्मूला बनाओगे उस वीडियो को देख के, तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला बनता है Fe2O3, ठीक है जी। और साथ में हमारे पास गैसेस जो इवॉल्व होंगी, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यहाँ अपने ध्यान क्या रखना है, देखो ध्यान रखने वाली बातें क्या है। जो फेरस सल्फेट होता है ना, फेरस सल्फेट, उसका कलर होता है ग्रीन, ठीक है जी, ग्रीन कलर का होता है फेरस सल्फेट। और जो फेरिक क्लोराइड, फेरिक ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड ये होता है रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है जी। फेरिक ऑक्साइड कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर इसका होता है। और जो SO2 और SO3 गैसेस निकली हैं, इनकी होती है फाउल स्मेल, भद्दी स्मेल होती है, इनकी गंदी स्मेल होती है, ठीक है जी, फाउल स्मेल। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, देखो क्वेश्चन बनता है कि भाई वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस कौन सा है जिसके हीट करने से फाउल स्मेल की गैसेज निकलती हैं, और उन गैसेज का भी नाम बताओ, और वो जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है उसका भी नाम बताओ। तो वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस कौन है, फेरस सल्फेट है। और जब उसको हीट करते हैं तो क्या बनता है बेटा, एक सब्सटेंस बनता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है जी, फेरिक ऑक्साइड बनता है जो कि कैसे कलर का है, रेडिश ब्राउन, कैसे कलर का है, रेडिश ब्राउन। और साथ में दो गैसेस निकलती हैं, साथ में क्या निकलती हैं, दो गैसेस, और उन गैसेस की स्मेल कैसी होती है बेटा, फाउल स्मेल होती है। तो ध्यान रखनी है ये चीज़, ठीक है जी, फाउल स्मेल की गैसेस होती हैं। इसी तरह से देखो यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन हुई, थर्मल डिकम्पोजिशन कैसी, ये फेरस सल्फेट कम्प्लेक्स सब्सटेंस था, और जब उसको हमने हीट किया तो वो छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट गया, Fe2O3 SO2 और SO3, किसकी हेल्प से टूटा, हीट की हेल्प से, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल PbNO3 होल्ट वाइज, PbNO3 होल्ट वाइज एक्वा सोल्यूशन बना रखा है इसका भी। Pb होता है बेटा लेड, NO3 होता है नाइट्रेट।
तो लेड नाइट्रेट। ठीक है जी, अब हमने कौन सा सोल्ट लिया है, लेड नाइट्रेट नाम का सोल्ट लिया है। एक्वस का मतलब वाटर में डिजोल्व करके। अब हम इसको करेंगे हीट। तो आपको पता लग ही गया है कि किसी भी सोल्ट को हीट करते हैं उसका क्या बनता है बेटा, ऑक्साइड बन जाता है। तो लेड नाइट्रेट का क्या बन जाएगा, लेड ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है जी, भूलना नहीं है, मतलब उसका ऑक्साइड बना देना आपने। और लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है PbO। और साथ में दो गैसेज निकलेंगी NO2 और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलेगी। अब यहाँ क्या ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जो लेड नाइट्रेट होता है ना बेटा, वो वाइट कलर का होता है। सोल्ट के कलर जरूर आपने ध्यान रखना है, कैसे कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। ठीक है जी, तो वाइट कलर का एक सोल्ट है जो कि है लेड नाइट्रेट। जब हम उसको हीट करते हैं तो एक बनता है लेड ऑक्साइड, साथ में गैस निकलती है, साथ में गैस निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये जो गैस आपके पास निकलती है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ब्राउन फ्यूम्स होती हैं। ठीक है जी, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होती हैं, ऐसे लिख लो, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है जी, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होती है। तो यहाँ से जो मेन क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि ऐसा कौन सा सोल्ट है, ऐसे करके दे देंगे वो कि ए नाम का कोई सोल्ट है जी जिसका कलर वाइट है और जिसको जब हीट किया जाता है, ये बोर्ड टाइप के क्वेश्चन है, जिसको जब हीट किया जाता है तो एक गैस निकलती है बी, और उस गैस की जो पहचान है वो रेडिश फ्यूम्स होती हैं, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होती हैं उसकी। ठीक है जी, तो हम एकदम से समझ गए कि रेडिश ब्राउन फ्यूम्स तो कौन से होते हैं, NO2 की होती हैं। और वो किसको हीट करने पे निकलती हैं भाई, लेड नाइट्रेट को हीट करने से निकलती हैं। तो ऐसे हम पहचान लेंगे कि ए लेड नाइट्रेट है और बी क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये रिएक्शंस को समझने के तरीके होते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे रिएक्शंस में से। ठीक है, अभी एक और सोल्ट लेते हैं, एक और सोल्ट लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, CaCO3। ठीक है, CaCO3 क्या है, CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है जी, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया कैल्शियम कार्बोनेट का। इसको भी जब हम हीट करेंगे, अब आपको रिएक्शन तो याद ही नहीं करनी, ठीक है, आपको पता लग ही गया कि क्या बनता है। किसी भी सोल्ट को जब हीट करेंगे तो उसका ऑक्साइड बनता है। जैसे अभी हमने दो पढ़े, फेरस सल्फेट को हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड, लेड नाइट्रेट को हीट किया तो लेड ऑक्साइड, और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है जी, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। किसी को भी अगर फॉर्मूला बनाने में समस्या आ रही है तो वो एक बार फर्स्ट पार्ट से भी पहले एक वीडियो बनाई थी, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाए। ठीक है जी, वो आपने जरूर देखनी है, इसके भी डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, तो किसी भी सोल्ट को हीट करोगे उसका ऑक्साइड बनता है। साथ में गैसेज यहाँ पे निकलेंगी, साथ में जो गैस निकलेगी बेटा वो निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, कौन सी गैस निकलेगी यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा भाई, यहाँ पूछेगा एग्जामिनर कि भाई आपके पास एक सोल्ट है, ठीक है जी, कैल्शियम कार्बोनेट भी वाइट कलर का ही होता है, एक वाइट कलर का सोल्ट है, और उस वाइट कलर के सोल्ट को जब हम हीट करते हैं ना तो एक गैस निकलती है और वो गैस आग बुझाने का काम करती है। ठीक है जी, आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे यूज्ड होती है, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है जी, आग बुझाने में इसका यूज़ होता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसको हीट करने पे निकलेगी, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे निकलेगी, और साथ में बनेगा हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड को बेटा बोल देते हैं क्विक लाइम, क्या बोलते हैं हम इसको, क्विक लाइम भी बोल देते हैं इसको, कॉमन नेम है इसका। ठीक है, तो इस तरह से आपने हर रिएक्शन को ध्यान रखना है। तो कौन सी गैस का यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स में, कौन सी गैस होती है बेटा, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ होता है। तो ये एग्जाम्पल्स थे बेटा हमारे पास थर्मल डीकम्पोजिशन के। कौन से एग्जाम्पल्स है हमारे पास, थर्मल डीकम्पोजिशन के। नेक्स्ट जो रिएक्शन आएगी हमारे पास, नेक्स्ट रिएक्शन आएगी इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है जी, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन क्या है, अभी हमने बात करी थी इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब
किसी कम्प्लेक्स सब्सटेंस को डीकम्पोज करना, किसी कम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करना, डीकम्पोज करना। किसके अंदर डीकम्पोज करना, सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, ठीक है जी, सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर। किसकी हेल्प से डीकम्पोज करना, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डीकम्पोज करना, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डीकम्पोज करना सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर। तो दैट टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, दैट टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। अब देखो इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी। अब आप एक चीज़ समझो, हर सब्सटेंस को ना हीट की हेल्प से नहीं हम ब्रेक डाउन कर सकते। आप वाटर का ही एक एग्जांपल ले लो। क्या मैं वाटर को, ये वाटर है, लिक्विड है, अगर मैं उसको हीट दूं, अगर उसको हीट प्रोवाइड कराऊं, तो क्या वाटर टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में? नहीं टूटेगा। वाटर क्या बन जाएगा बेटा, जब वाटर को हीट करेंगे उसके वेपर्स बन जाएंगे। वाटर ब्रेक डाउन नहीं हुआ, डीकम्पोज नहीं हुआ, सिर्फ स्टेट चेंज हो गया। यहाँ पे वाटर लिक्विड था, यहाँ पे क्या हो गया, वाटर वेपर फॉर्म में आ गया, गैसियस फॉर्म में आ गया, ठीक है जी। तो वाटर ब्रेक डाउन नहीं हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, तो हीट यहाँ पे डीकम्पोज वाटर को नहीं कर सकती। तो वाटर को डीकम्पोज करने के लिए ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो वाटर को जब हम डीकम्पोज करते हैं, वाटर को, ठीक है जी, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, एल का मतलब लिक्विड, वाटर को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो वाटर टूट जाता है बेटा हाइड्रोजन गैस के अंदर और प्लस ऑक्सीजन गैस के अंदर, ठीक है जी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर ये डीकम्पोज हो जाता है। तो ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस था और ये सिंपल सब्सटेंस बन गए। किसकी हेल्प से हुआ है काम, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमने डीकम्पोज करा, इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल देते हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, क्या किया हमने, वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इसको बोला जाता है, ठीक है जी। अगर मैं इसको बैलेंस करूं, H2O है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ठीक है जी, रिएक्टेंट वाली साइड, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, 2 लगा दूंगा। ऑक्सीजन होगी बैलेंस, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी 2 लगा दिया आपने, 4 हो गए, ठीक है। तो ये अब इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन करते कैसे हैं, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते कैसे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे कैसे आप, तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखो इसके लिए आपने ध्यान रखना है। एक बीकर लिया आपने, ठीक है जी, बीकर के अंदर लिया वाटर लिया बीकर के अंदर, H2O, ठीक है। उसमें हमने 2 रोड्स डिप करी, ए रोड और एक दूसरी इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड डिप करी। एक इलेक्ट्रोड को बेटा हमने बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा दिया और एक को हमने लगा दिया नेगेटिव टर्मिनल के साथ। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जिसको जोड़ा है उसको बोलेंगे एनोड, तो ये एनोड होगी। और नेगेटिव टर्मिनल के साथ जिसको जोड़ा है उसको बोलेंगे कैथोड, ठीक है जी, ये होगी हमारे पास कैथोड। अब हमने जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, यहाँ पे मान लो हमने स्विच लगा दिया बीच में, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, हमें पता है वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वाटर में से क्या पास होएगी, वाटर में से पास होएगी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और वाटर ना डीकम्पोज हो जाएगा बेटा किसके अंदर, H पॉजिटिव आयंस के अंदर, H पॉजिटिव आयंस के अंदर टूट जाएगा और OH नेगेटिव आयंस के अंदर टूट जाएगा, ठीक है जी। वाटर कौन से आयंस में टूट जाएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। और एकदम से क्या होगा, ये H पॉजिटिव आयन दौड़ेंगे नेगेटिव रोड की तरफ, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। और ये जो OH नेगेटिव आयन है ये किसके पास जाएंगे, OH नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव रोड पे जोड़ेंगे, ये जाएंगे एनोड के पास, ठीक है जी। तो ये गए OH नेगेटिव आयंस और कैथोड के पास कौन से गए, H पॉजिटिव आयन। तो जब यहाँ पे पहुँचेंगे बेटा, ठीक है, यहाँ पे जब इनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी वो बाद की बातें हैं, यहाँ पे जाके कोई ऑक्सीडाइज होगा कोई रिड्यूस, तो आपने सिंपल ध्यान रखना है, जब H पॉजिटिव यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो कैथोड से कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन। और यहाँ पे OH नेगेटिव आयन आयंस आए थे, तो इस गैस से इस रोड से कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, ठीक है जी। तो वाटर की जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस करी, तो 2 गैसेज निकली, कौन कौन सी गैसेज निकली, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ से एक नया क्वेश्चन बन गया, हाइड्रोजन कौन सी इलेक्ट्रोड से निकलती है, कैथोड से, ठीक है जी। और एनोड से कौन सी गैस रिलीज होती है, एनोड से रिलीज होती है ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है, ठीक है जी, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब ध्यान तो रखना है,
यहाँ आपने लिख लिया कि हाइड्रोजन कौन सी रोड से रिलीज होती है, हाइड्रोजन रिलीज होती है कैथोड से, ऐसे पूछ सकते हैं वो कैथोड से कौन सी रिलीज होती है गैस, और एनोड से कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस। अच्छा किस रेशियो में रिलीज होते हैं बेटा, किस रेशियो में रिलीज होते हैं, ये रिलीज होते हैं, देखो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के आगे 1 है तो इसका 1, तो किस रेशियो में रिलीज होते हैं, 2:1। मतलब कोई तुमसे पूछ ले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का रेशियो क्या रहता है, 2:1 रहता है। और कोई ऐसा पूछ ले क्यों रहता है रेशियो, ये रेशियो ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आप वाटर को नोटिस करोगे ना, H2O को नोटिस करोगे तो इस H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है जी, और 1 ऑक्सीजन है। तो इसी वजह से जो हाइड्रोजन गैस का अमाउंट होता है वो ज़्यादा निकलती है, ठीक है, ऑक्सीजन के कंपेरेटिवली। तो अगर ऑक्सीजन गैस 100 यूनिट रिलीज होगी तो ये 200 यूनिट रिलीज होगी, अगर ये 50 यूनिट होगा तो ये 100 यूनिट होगा, ठीक है जी। तो ये 2:1 इसका रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारे पास फोटो डीकम्पोजिशन। फोटो डीकम्पोजिशन, ठीक है जी। फोटो डीकम्पोजिशन क्या रहेगी बेटा, फोटो डीकम्पोजिशन जैसे अभी हम बात कर रहे थे, डीकम्पोजिशन का मतलब कोई कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है जी, कम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करा रहे हैं हम, डीकम्पोज करवा रहे हैं कम्प्लेक्स सब्सटेंस को, किसके अंदर भाई, सिंपल सब्सटेंस के अंदर, सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, ठीक है जी, सनलाइट की हेल्प से। अगर आप कम्प्लेक्स सब्सटेंस को डीकम्पोज कराते हो सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, तो इस टाइप की जो डीकम्पोजिशन होगी वो क्या होगी बेटा, फोटो डीकम्पोजिशन होगी आपके पास, क्लियर। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास AgCl, ठीक है जी। Ag होता है सिल्वर और Cl जब इसके साथ जुड़ रहे हैं तो क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड, ठीक है जी, सिल्वर क्लोराइड नाम का हमने सोल्ट लिया। अब इसके ऊपर ना सनलाइट गिराई हमने, ठीक है जी, सनलाइट। जब इसके ऊपर सनलाइट गिरेगी ना बेटा, सनलाइट गिरेगी तो ये Ag के अंदर टूट जाएगा और साथ में क्लोरीन गैस यहाँ से रिलीज होगी, ठीक है जी, क्लोरीन। Ag हो गया सिल्वर, ठीक है जी, और सिल्वर क्या हो जाता है बेटा, सिल्वर हो जाता है ग्रे कलर का सब्सटेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, कई बार एग्जामिनर ऐसे पिक्चर की फॉर्म में भी इसको दे देता है कि ऐसे कोई चाइना ये बॉक्स रखा है, ठीक है जी, ये तो इसके अंदर आपने AgCl कोई बीकर वगैरह ले रखा है, इसके अंदर क्या रखा है, AgCl रखा है, AgCl कैसा है, वाइट कलर का है, सिल्वर क्लोराइड, और ये है सन, ठीक है जी। सन से उसके ऊपर क्या गिरेगी, सनलाइट, सन से ऊपर इसके ऊपर क्या गिरेगी, सनलाइट, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसके अंदर, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Ag के अंदर, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Ag के अंदर। और Ag ये इट मीन्स ये कलर, Ag का कलर, Ag मतलब सिल्वर, और सिल्वर का कलर कैसे हो जाता है बेटा, ग्रे, तो इस बीकर के अंदर कलर कैसे हो जाएगा, ग्रे, और यहाँ से कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, क्लोरीन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन होता है हमारे पास AgBr है बेटा सिल्वर ब्रोमाइड, एक मिनट, हाँ जी, सिल्वर ब्रोमाइड। अब सिल्वर ब्रोमाइड को अगर आप सनलाइट इसके ऊपर गिराते हो, सनलाइट ये भी सॉलिड है, एक सोल्ट है, ठीक है जी, सनलाइट इसके ऊपर गिराते हो तो सनलाइट जब गिरेगी इसके ऊपर तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसके अंदर, Ag के अंदर, ठीक है जी, Ag मतलब सिल्वर, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी यहाँ से, ब्रोमीन गैस रिलीज होगी, ठीक है जी। तो ये सब्सटेंस हमारे पास बनेंगे, तो इनको बोलते हैं हम, ये सनलाइट की हेल्प से हम किसी कम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ रहे हैं सिंपल सब्सटेंस के अंदर, किसकी हेल्प से तोड़ रहे हैं, सनलाइट की हेल्प से। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है बेटा, ये है फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है जी, या इनको बोल देते हैं फोटोलिसिस, ठीक है। क्या बोल देते हैं इनको, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला इलेक्ट्रोलिसिस था, इनको हम क्या बोल देते हैं, फोटोलिसिस बोल देते हैं, फोटोलिसिस, ठीक है। तभी इसी वजह से जो सिल्वर क्लोराइड की बोटल्स है ना लैब के अंदर, सिल्वर क्लोराइड जिनके अंदर AgCl रखा होता है, वो ब्लैक कलर की बोटल्स होती है, वो डार्क ब्राउन ब्लैक, या ठीक है जी, वो जो डार्क बोटल्स होती हैं वो मतलब ट्रांसपेरेंट बोटल्स में नहीं इनको रखा जाता, AgCl को, AgBr को,
ठीक है जी। इनको ट्रांसपेरेंट बोतल में नहीं रखा जाता है, इनको कैसी बोतल्स में रखा जाता है, AgCl AgBr को, इस तरह के सोल्ट्स को रखा जाता है ब्लैक बोतल्स के अंदर, डार्क बोतल्स के अंदर, और साथ में डार्क रूम में रखा जाता है ताकि इनके ऊपर सनलाइट ना आ जाए, ये किसी भी तरीके से सनलाइट के कॉन्टैक्ट में ना आए, क्योंकि अगर एक बार ये सनलाइट के कांटेक्ट में आ गए तो ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, जैसे ब्रेक डाउन हो जाते हैं Ag और Cl2 में, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा अंदर ही अंदर Ag और Br2 के अंदर। तो इसी वजह से इनको ब्लैक बोटल्स के अंदर रखा जाता है, डार्क बोटल्स के अंदर, और साथ में डार्क रूम में रखा जाता है छुपा के, जहाँ सनलाइट ना पहुँच सके। ठीक है, और इन रिएक्शंस की एप्लीकेशंस क्या है? ठीक है, कई बार इन रिएक्शंस की एप्लीकेशन पूछ लेते हैं कि इन रिएक्शंस का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। ये बेटा रिएक्शन यूज़ करी जाते हैं यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है जी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इन रिएक्शंस का यूज़ किया जाता है। तो हमने 2 रिएक्शंस आज कंप्लीट कर लिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन के तीनों टाइप्स हमने डीपली डिस्कस कर लिए। कौन कौन से? थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन और साथ में फोटो डीकम्पोजिशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, साथ में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप स्टेप वाइज इसको वीडियोज़ को देखो और साथ में आप नोट जरूर करते रहा करो। और लास्ट में बहुत से बच्चे वीडियोस देखते हैं बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले। और अगर आपको रहता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए या ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा उस पर बननी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डाल दिया करो, मैं उसके क्वेश्चन के ऊपर पर्टिकुलर क्वेश्चन या पर्टिकुलर टॉपिक होगा अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है जी, चलो जी, थैंक यू सो मच।